जिम खोलना तो सपना है। प्लानिंग के साथ अगर कोई भी सपने को हम लोग नहीं साकार करने की कोशिश करेंगे तो वो इतना ज्यादा दुखी कर देगा कि आप उस सपने के बारे में सोच के भी डर जाओगे। अगर वो 15 चेकलिस्ट आपने पूरे कर लिए तो हो सकता है कि आपका जिम बनाने का सपना बहुत ही स्मूथ हो। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल मिश्रा एंड वेलकम टू बॉडी लाइन जंक्शन। मैं आज आपको दूंगा कमर्शियल जिम सेटअप लगाने के कुछ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है? चेकलिस्ट का मतलब होता है कि ये पॉइंट्स अगर आपने कर लिया तो आपका सपना जो होगा वो बहुत ही क्लियर कट में और बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन में आपका जाएगा। मतलब जो भी हम काम करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है और वो हमारे दिमाग में पहले से बन जाता है। कुछ रिसर्च करके सब कुछ जुगाड़ बना के मैंने एक 15 चेकलिस्ट बनाए हुए हैं। अगर वो 15 चेकलिस्ट आपने पूरे कर लिए तो हो सकता है कि आपका जिम बनाने का सपना बहुत ही स्मूथ हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि 90% यूजर ऐसा करते हैं कि वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं और उनका वही पॉइंट छूट जाते हैं और फिर बाद में वो दुखी करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। वो होता है सीलिंग की हाइट या फिर आपके फ्लोर का हाइट। इट मीन्स क्या होता है? अगर आप सोचो कि आपकी कुछ मशीनें आपको ऐसी लेनी है जिसमें सीलिंग की हाइट ज़्यादा होती है, जैसे केबल क्रॉसओवर, इसके बाद आपका होता है चिन डिप असिस्ट मशीन। तो ऐसे बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनका हाइट्स काफ़ी ऊपर होता है, मतलब कि मोर देन इनफ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी हाइट में ऊपर होती है। तो आपको हमेशा सीलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा सीलिंग कितना है, क्योंकि अगर मशीनें वो 8 फुट की है तो बंदा 2 फुट और ऊपर जाता है। तो आपका एक सेग्रीगेट हाइट वाला बंदा या फिर एक नॉर्मल हाइट वाला बंदा का आपका सीलिंग के हाइट से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीलिंग के हाइट पे आप लाइट्स भी लगाते हो, सब कुछ करते हो। नंबर 2, पावर लोड और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। अब देखो, जिम बनाने का आप सपना देख रहे हो, अगर आपने जिम लगाने के लिए प्लानिंग कर ली है तो सबसे पहले आप अपना कंजम्पशन को देखो कि मेरा कितना कंजम्पशन, कितना किलोवाट का कंजम्पशन आ रहा है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा, अपने सारे पॉइंट्स को जोड़ना होगा। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो भी आप दे रहे हो, कितने ट्रेडमिल रख रहे हो, किस तरह की लाइटिंग लगा रहे हो, किस तरह का ग्लो बोर्ड लगा रहे हो। इट मीन्स कि आपको टोटल ओवरऑल एसी कितने लगा रहे हो, कूलर कितने लगा रहे हो, आप सीलिंग कितने लगा रहे हो, लाइट्स कितनी लगा रहे हो, कहाँ कहाँ पे आप ट्रेडमिल लगा रहे हो, कहाँ कहाँ पे स्टेबलाइजर लगा रहे हो। इट मीन्स कि टोटल इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का आपको काउंट होना चाहिए कि हाँ मेरा 4 किलोवाट का लोड है या 5 किलोवाट का लोड है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट भी आपको बहुत बार नोटिस दे देता है कि आपका 4 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है बट आपका कंजम्पशन लोड 5 किलोवाट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फाइन लगता है वो फाइन भी एक्स्ट्रा लग के आता है, और अगर आपको किसी गवर्नमेंट अधिकारी ने पकड़ लिया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से तो वो भी आपको फाइन चार्ज करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले अपने लोड्स को समझे। इट मींस कि अपनी रिक्वायरमेंट को समझना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट को अगर आप समझते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरी ये रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इतना लोड लेनी चाहिए, इतना लोड के हिसाब से मैं इतना लोड ही सैंक्शन कराऊंगा। राइट। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंटिलेशन और एयर फ्लो। अब वेंटिलेशन और एयर फ्लो से क्या समझते हो आप? वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे मैंने खिड़की दे दी, यहाँ पे मैंने कुछ झरोखे दे दिए, यहाँ पे मैंने वॉल कुछ लगा दिया या पंखा चला दिया या एग्जॉस्ट चला दिया। नहीं, वेंटिलेशन का मतलब होता है आर पार होना। बट एक शीशा ऑन करते हैं तो उससे नहीं होता है। तो इट मींस वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि एयर फ्लो घूमे। आपने एसी लगा दिया 4-5, अब आपका पास वेंटिलेशन का सिस्टम ही नहीं है। तो मैं ऐसा रिकमेंड करता हूं हमेशा लोगों को कि सेंट्रलाइज एसी लगाया करो या पंखे ऐसे लगाया करो जो कि काफ़ी धीरे चले लेकिन वो काफ़ी वेंटिलेशन और एयर फ्लो को कंट्रोल करके रखे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, नेचुरल लाइट और मिरर रिप्लेसमेंट होता है। आपको मालूम है कि मिरर का रिप्लेसमेंट कैसे करना है नेचुरल लाइट्स को मतलब कि यूज करते हुए। पॉइंट नंबर 5, फ्लोरिंग का सेटअप करना है। अब आपको ये फ्लोरिंग का सेटअप के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। फ्लोरिंग का सेटअप का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से कहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है क्या वो वाला फ्लोर आप प्रोवाइड करो। जैसे कार्डियो में आपने ग्रास लगाया हुआ है कि नहीं, आपने जहां पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वहां पे 25 mm या 20 mm का मैट लगाया है कि नहीं, आपने वहां पे जहां पे मशीनें रखी हुई हैं वहां पे आपने कौन सा मैट लगाया है। इट मींस कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा मैट मुझे कहां पे लगाना है। तो इससे क्या होता है कि आपका सेटअप का लेआउट भी निकल के आता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और आप एक जोनलाइज जोन के तरफ उसको डिवाइड भी कर सकते हो कि हाँ ये वाला कलर में आप वहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, यहाँ पे आप योगा एरोबिक्स करोगे, यहाँ पे आप कार्डियो सेक्शन करोगे। तो एक फील, एक एम्बियंस का फील भी आता है। तो आप एक जोन क्रिएट कर सकते हो और अपने उसी जिम में 1500 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट के जिम को जोनलाइज कर सकते हो अपने माइंडसेट के हिसाब से। तो फ्लोरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट। पॉइंट नंबर 7 है मशीन सिलेक्शन। अब मशीन का सिलेक्शन आपको कौन सा करना है, आप बहुत ही ज़्यादा जानकार हो गए होंगे। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका होगा कि किस तरह के जिम में किस तरह की मुझे मशीनें रखनी चाहिए, कौन सी मशीन क्या यूज़ में आती है। या अगर नहीं भी जानते हो तो और भी जाके वीडियोज़ आप चेक कर सकते हो। सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किया करो। ओके। इसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट,
मैन्युफैक्चरर वेरिफिकेशन में मैंने वीडियो बनाया था और एक रिव्यू भी मैंने शूट किया था फैक्ट्री में जाके क्लाइंट के थ्रू कि किस तरीके से कस्टमर बोलते हैं कि हाँ मैन्युफैक्चरर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मींस कि 50% काम आपकी फैक्ट्री कर देती है, जो काम आप नहीं कर सकते वो काम फैक्ट्री करती है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम स्क्रैच टू इक्विपमेंट बनाने का उसका तरीका क्या है, किस तरीके से वो मशीनों को कट कर रहा है, किस तरीके से मशीनों को बना रहा है, पाउडर कोटिंग कैसा कर रहा है, मूवमेंट कैसा दे रहा है, पैकिंग कैसा कर रहा है, अलाइनमेंट कैसा बनाने का है, इसके बाद डिस्पैच कैसे कर रहा है, डिस्पैच करने के बाद सर्विस कैसा दे रहा है। तो मैन्युफैक्चरर वेरिफिकेशन करने के लिए एक बहुत ही बड़ी चेकलिस्ट होती है कि मैन्युफैक्चरर, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, उसके बारे में अगर मुझे समझना है या उसके बारे में मुझे बात करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स मुझे फॉलो करना चाहिए, राइट। तो मैन्युफैक्चरर का वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसपास कितने जिम लगाए हुए हैं, कितने साल से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना मैन्युफैक्चरर है, आप उससे जाकर बोलो कि हाँ सर मुझे तो ये इक्विपमेंट चाहिए, और आप उसे थोड़े बहुत ऊपर नीचे पॉइंट के रेंज में आप एक ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर या बड़े मैन्युफैक्चरर को आप ड्रॉप आउट कर देते हो और वहां पे जाके आप हर चीज को वेरीफाई करो। दैट्स कॉल्ड द पर्सनलाइज्ड वेरिफिकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेनर और स्टाफ का प्लानिंग। अब स्टाफ का प्लानिंग क्या होता है, स्टाफ का मतलब आप क्या समझते हो कि स्टाफ का मतलब ये नहीं होता है कि सफाई वाला भी किसी को आप रख लिया, उसको सफाई का नॉलेज नहीं है। स्टाफ का मतलब ये होता है कि आप किसी को भी स्टाफ नहीं रख सकते, उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से कौन सी चीज करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को ग्रीट करना है। इट मींस कि आपके काउंटर पे कौन से लोग बैठने चाहिए, आपके सफाई कर्मचारी किस तरीके को होने चाहिए, आपके ट्रेनर कैसे होने चाहिए, आपके मैनेजर कैसा होना चाहिए, आपका फ्लोर मैनेजर कैसा होना चाहिए। इट मींस कि एवरीवन नोज देयर रोल, हर आदमी को उसका रोल पता होना चाहिए, राइट। आई मीन स्टाफ के बारे में जानना कि हाँ ये वेरीफाइड यूजर है, ये इस तरीके से मेरे साथ काम कर सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 10 है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप क्या समझते हो, प्राइसिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आपको प्राइसेस किस तरह के रखने हैं, आपके ऑफर्स किस तरह के आप निकाल रहे हो, आप क्लाइंट को सर्व जो कर रहे हो क्या वो प्राइस उनके साथ फुलफिल कर रहा है उनकी रिक्वायरमेंट को या नहीं कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग और इंटीरियर। मैंने आपको हमेशा से बताया कि ब्रांडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना ब्रांडिंग के माल नहीं बिकता है। इंटीरियर भी उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही पिविटल रोल प्ले करता है, लाइक इतना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। आप पहाड़ों में जाते हो, आप वहाँ पे वाइब्स को एंजॉय करते हो, आप डेस्टिनेशन को एंजॉय करने नहीं जाते हो, आप जर्नी को एंजॉय करने जाते हो। तो इट मीन्स एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग का मटेरियल रेडी रखो, किस तरीके से मुझे मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से लोगों के साथ बातचीत करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल्स और लाइसेंसेस। जो भी आपके एसोसिएशन जो होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, हर शहर का अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, तो उनके साथ आप लाइसेंसेस क्लियर करो कि किस तरह का मुझे लाइसेंस लेना है, फायर एक्सटिंग्विशर लेना है या मुझे FSSAI का लाइसेंस लेना है, ये कौन कौन से लाइसेंसेस मुझे लेने हैं। इस पर मैं एक वीडियो पूरा बनाऊंगा कि कौन कौन से लाइसेंस इंपॉर्टेंट होते हैं एक पूरे जिम को चलाने के लिए, राइट। और इसके बाद फाइनल पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 15 है, अपग्रेडेशन का हमेशा विजन होना चाहिए। अब अपग्रेडेशन से क्या समझते हो आप, आपने पैकडे फ्लाई लगा लिया, लेट पुल डाउन सीटेड रोइंग लगा लिया, लेग कर्ल एक्सटेंशन लगा लिया, बट आपके जिम में कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं या आसपास आपका ऐसा जिम ओपन हो गया जहां पे कुछ नई तरह की मशीनें आ गई, तो आप क्या करोगे कि आप सारी मशीनें पहले बेचोगे, इसके बाद पूरा जिम नया खरीदोगे? नहीं, आपको ये करना है कि आपको कुछ ऐसी मशीनें लेके आनी है। जैसे हमने बहुत सारी यूनिक मशीनें बनाई हुई है, लिस्ट भी मैं PDF में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में वो उसका PDF भी मैं डाल दूंगा। जैसे हैमर्स की बहुत सारी मशीनें बनाई हैं, डेल्टॉइड की बहुत सारी मशीनें बनाई हैं, तो बहुत सारे तरह की आपकी इक्विपमेंट्स आप चाहो तो यूज कर सकते हो, राइट। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने सोचा है कि आपको जिम को शुरुआत करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान देना है। ये एक मेरा सुझाव है आपको कि कोई भी काम करने जाओ तो यूज इट हैव टू मेक ए ब्लूप्रिंट ऑलवेज एंड एवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा करता हूँ कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया है आपकी लाइफ में, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।